आज के इस वीडियो में हम सोलेनेसी कुल के पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। सोलेनेसी कुल में एग्जाम्पल जो इसमें लिया गया है वो सोलेनम निग्रम है, उसको सोलेनम नाइग्रम भी पढ़ते हैं। इस पौधे को सामान्य भाषा में मकोए के नाम से भी जाना जाता है और सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आलू का पौधा भी आता है। तो चलिए जो एग्जाम्पल इसमें लेकर के सोलेनेसी कुल का वर्णन किया गया है, इसके पुष्पक्रम का वर्णन किया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सोलेनेसी कुल का पौधा है, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो यहाँ पर दिया गया है, सोलेनम नाइग्रम। और इसमें फ्लोरल डायग्राम भी बना करके दिया गया है। फ्लोरल डायग्राम में यहाँ पर देखिए ये फ्लोरल डायग्राम है, जिसमें अगर हम देखें तो ये मदर एक्सिस है, ये संरचना जो है ये मदर एक्सिस है, और यहाँ पर ये कैलिक्स है, ये करोला है, एंड्रोसियम यहाँ पर देखिए पाए जा रहे हैं, ये एंड्रोसियम है, पुंकेसरों का समूह एंड्रोसियम कहलाता है, और सबसे बीच में गाइनोसियम है। यहाँ पर कैलिक्स के बारे में देखेंगे। कैलिक्स देखिए आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जो कि संयुक्त बाह्यदली वाली कंडीशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कैलिक्स कैसा है, संयुक्त बाह्यदली है, गैमोस से प्लस है। और अगर आगे बात करें दलों की, करोला की बात करें तो करोला भी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये कैसे होंगे, ये संयुक्त दली होंगे, गैमोपेटलस होंगे। तो इस तरीके से अभी फ्लोरल डायग्राम को देख करके आप डिस्क्राइब तो कर ही सकते हैं इसके पुष्पक्रम के बारे में। आगे इसके बारे में देख भी लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। देख लेते हैं क्या लिखा गया है इसके कायिक अभिलक्षण के बारे में। इसके पौधे जो होते हैं वो शाकीय होते हैं, झाड़ियों वाले भी हो सकते हैं, तथा जो ये पौधे होते हैं वो छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तने के बारे में अगर देखें तो ज़रा देखते हैं कि तने का क्या कैरेक्टर होता है। सोलेनम फैमिली के अंतर्गत पाए जाने वाले पौधों का पौधे शाकीय होते हैं। कभी कभी ये स्कूल के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ पौधे काष्ठीय भी होते हैं। पौधा वायवीय होता है, सीधा होता है, बेलनाकार होता है, शाखित अर्थात उसमें शाखाएं निकलती हैं। ये पौधे ठोस होते हैं अथवा खोखले होते हैं। पौधों में अगर रोम लगा होता है तो रोम युक्त, किसी किसी पौधे में रोम नहीं भी पाए जाते हैं अर्थात अरोमिल होता है। और इसके अंतर्गत कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें तना भूमिगत होता है, तना भूमिगत होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आलू का लिया गया है, सोलेनम ट्यूबरेशम। तो इस तरह से ये तो तने के बारे में हुआ। पत्तियों के बारे में देख लेते हैं कि पत्तियाँ कैसी होती हैं। इसकी पत्तियाँ सरल होती हैं, वो एकांतर क्रम में लगी होती हैं, और साथ ही साथ ये पत्तियाँ संयुक्त पिच्छिकाकार होती हैं और अनुपर्णी होती हैं। अनुपर्णी का मतलब आपको बताए ही थे, अनुपर्ण। और इसमें जो विन्यास है वो जालिकावत सिरा विन्यास होता है। तो इस तरह से पत्तियों की संरचना हो गई। अब देखते हैं पुष्पक्रम के बारे में। पुष्पक्रम जो होता है इसमें ये ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है। सोलेनम में ससीमाक्षी पुष्पक्रम, आपको आसीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्पक्रम जब पुष्पक्रम टॉपिक आया था तो उसमें बताया गया था। एक बार फिर से आप चाहें तो यहाँ पर उसकी डेफिनीशन को देख लेते हैं। सबसे पहले असीमाक्षी पुष्पक्रम की डेफिनीशन बता दे रहा हूँ। इस पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत, पुष्पावली वृंत का मतलब क्या होता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का क्या मतलब होता है, जिस पर सबसे शीर्ष भाग पर पुष्प निकलते हैं, तो जिस अक्ष पर पुष्प निकलते हैं उसे पुष्प अक्ष कहा जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं। इस पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत की लंबाई
अनंत काल तक बढ़ती जाती है, जिसके कारण से नीचे और बाहर की ओर जो पुष्प होते हैं वो बड़े और पुराने होते हैं तथा ऊपर एवं अंदर की ओर के जो पुष्प होते हैं वो छोटे तथा नए होते हैं। कहने का मतलब पुष्पावल वृंत पर पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, और अग्राभिसारी के बारे में तो आप जानते ही हैं, आपको बताया जा चुका है। ससीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में देख लेते हैं। इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि उसकी अग्रस्त कलिका के एक पुष्प में परिवर्तन हो जाने के कारण से रुक जाती है तथा इससे नीचे निकलने वाली पार्श्व शाखाओं के अग्रिम भाग पर पुष्प लगते हैं, जिसके कारण उनकी भी वृद्धि रुक जाती है। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस प्रकार ऊपर तथा अंदर के पुष्प जो होंगे वो बड़े और पुराने होते हैं तथा नीचे और बाहर के पुष्प जो होंगे वो छोटे और नए होते हैं। और इस प्रकार से जो पुष्प लगेंगे उसको अपकेंद्रीय क्रम कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो पुष्प होते हैं वो अपकेंद्रीय क्रम में लगे होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पुष्पक्रम के बारे में तो हो ही गया, अब फूल के बारे में देख लेते हैं कि फूल कैसा होता है। जो फ्लावर होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का तात्पर्य पुंकेसर और अंडप दोनों पाए जाते हैं इसमें। त्रिज्या समिति की परिभाषा आपको पहले ही बताई जा चुकी है कि किसी पुष्प को किसी भी एक्सिस से होकर के या किसी भी व्यास से होकर के अगर काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। उस प्रकार की समिति को त्रिज्या समिति कहते हैं। कैलिक्स के बारे में देखते हैं। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स में जो बाह्यदल पाए जाएंगे वो उनकी संख्या 5 होगी। ये आपस में संयुक्त होते हैं, इसलिए इसको संयुक्त बाह्यदली कहेंगे। और इसमें जो विन्यास होता है वो कोर स्पर्शी विन्यास होता है। कोर स्पर्शी विन्यास का मतलब प्रत्येक दलों के किनारे दूसरे दलों के किनारों को स्पर्श मात्र करते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं। करोला के बारे में देख लेते हैं। करोला में दलों की संख्या 5 होती है। सभी दल आपस में संयुक्त होते हैं, अर्थात संयुक्त दली। गैमोपेटलस कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास होता है। उमंग में पुंकेसरों की संख्या 5 होती है और ये दल लग्न होते हैं। दल लग्न का मतलब प्रत्येक पुंकेसर दल के साथ जुड़े होते हैं। इसको इपीपेटलस के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, जायांग के बारे में देख लेते हैं। जायांग में 2 अंडप पाए जाते हैं, इसलिए द्विआंडपी, और दोनों अंडप आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए ये युक्तांडपी। और साथ ही साथ अंडाशय जो होता है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है। ऊर्ध्ववर्ती कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये होगा कि जो जायांग होता है, जायांग का सबसे नीचे की तरफ फूला हुआ भाग ओवरी के नाम से जाना जाता है। तो पुष्प के अन्य सभी अंग, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, ये अन्य सभी अंग ओवरी के नीचे से विकसित होते हैं। इस प्रकार के अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहा जाता है। आगे चलते हैं। जायांग में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, इसलिए ये द्विकोष्ठकी कहा जाता है। और साथ ही साथ जो बीजांडासन है वो फूला हुआ होता है, और इस बीजांडासन में बहुत से बीजांड उपस्थित होते हैं। फल के बारे में देख लेते हैं। फल को संपुट अथवा सरस कहते हैं, और इसमें जो बीज होता है वो भ्रूणपोषी होता है। अनेक बीज पाए जाते हैं। चलिए पुष्पसूत्र के बारे में देख लेते हैं। पुष्पसूत्र में यहाँ पर जो पहला इंडिकेशन दिया गया है इसका मतलब है एक्टिनोमार्फिक। कहने का मतलब त्रिज्या समित, जो पुष्प होता है उसकी समित त्रिज्या समित होती है। साथ ही साथ इसमें जो दूसरा इंडिकेशन है उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। कहने का मतलब ये पुष्प द्विलिंगी होते हैं। उसके बाद आगे है कैलिक्स 5 यूनाइटेड मीन्स गैमोसेप्लस। कहने का मतलब कैलिक्स में दलों की संख्या 5 होती है और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, अर्थात संयुक्त बाह्यदली होते हैं। अगला है करोला 5 गैमोपेटलस। करोला में दलों की संख्या 5 होती है, ये सभी आपस में संयुक्त होते हैं, जिसको संयुक्त दली या गैमोपेटलस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एंड्रूसियम
भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें पुंकेसरों की संख्या 5 है और सभी ये आपस में देखिए यूनाइटेड हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ से एक तीर का निशान है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पुंकेसर होते हैं वो दल के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस कंडीशन को एपिपेटलस या दल लग्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंडिकेशन है गाइनोसियम। गाइनोसियम में अंडकों की संख्या 2 होती है और 2 को अंडर ब्रैकेट किया गया है, इसका मतलब ये यूनाइटेड है, आपस में जुड़े हैं। इसको सिन कार्पस के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ गाइनोसियम के नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब होता है सुपीरियर ओवरी। कहने का मतलब जो अंडाशय होता है ये ऊर्ध्ववर्ती होता है। इसके नीचे कुछ आर्थिक महत्व भी दिए गए हैं, आप इनको लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे।